नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नीति बाई राहुल सर में। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जैसे कि मेरा YouTube चैनल है एग्ज़ाम नीति बाई राहुल सर के नाम से, और मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम्स नीति के नाम से। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली करंट से रिलेटेड अपडेट, डेली अलग अलग जीएस के सब्जेक्ट के क्विज़, या ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें डेली, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने अब तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 5 और 6 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं डेली करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर आता हूं, और इस डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में अगर हम लोग बात करें आज 5 और 6 जनवरी की बात करने वाले हैं, क्योंकि कल किसी कारणवश मैं अपनी ये वीडियो नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, लोड कर पाएगा था। इसी वजह से आज हम लाइव आए हैं और इसमें हम लोग 5 और 6 जनवरी दोनों करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो डेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग डेज से रिलेटेड समझें तो डेज से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल अगर हम लोग देखें 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था 4 जनवरी को। ये आखिर ब्रेल क्या है? तो ब्रेल एक लिपि है। ब्रेल क्या है? ब्रेल एक लिपि है जिससे दृष्टिहीन लोग पढ़ाई या एजुकेशन करने का काम करते हैं। ध्यान रखना, यानी एक ऐसी उभरी हुई लिपि, इस उभरी हुई लिपि के कारण कई ना जाने अंधे लोगों को कितनी मदद मिल पाई है। तो अगर हम लोग बातें करें इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की, तो फैक्ट बेसिस जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में देता रहता हूँ। तो आप ध्यान रखना, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन लुई ब्रेल की स्मृति में मनाया जाता है। लुई ब्रेल की स्मृति में मनाया जाता है। लुई ब्रेल कौन है? लुई ब्रेल वही शख्स है जिसने आज से दुनिया भर के दृष्टिबाधित लोगों के लिए मसीहा बनने का काम किया था। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है भाई। और ये लुई ब्रेल अगर हम लोग बात करें तो ये अंधों के लिए या दृष्टिहीन लोगों के लिए मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि की खोज करने वाले कौन थे? तो यही थे। ठीक है, तो अगर डेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो डेज से रिलेटेड भी मैं डेली बेसिस में साथ के साथ आपको कवर अप करवाता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है, जिनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो डेज हम यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हम समझने वाले हैं वो ये है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। सियाचिन बॉर्डर में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, जैसे कि आपको मालूम है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में भी 40 डिग्री तक चले जाता है। माइनस में 40 डिग्री अगर हम लोग देखें वहाँ पे चाय तक जम जाती है। इसी वजह से अगर हम लोग देखें अब तक किसी भी महिला अधिकारी की वहाँ तैनाती नहीं की गई थी। बट अब अगर हम लोग समझें तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि सियाचिन में हाल ही में अगर हम लोग समझें किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया था, तो ये आप ध्यान रखना वो महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। शिवा चौहान की बात करें तो दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर की कुमार पोस्ट पर हो गई है, यानी यहाँ पे इस पोस्ट पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। यहाँ 3 महीने के लिए इनकी पोस्टिंग की गई है। पोस्टिंग के साथ शिव चौहान 15,632 फीट की ऊंचे पर ये जो शिवा चौहान कुमार है इनकी तैनात या इस कुमार पोस्ट पर इनकी तैनाती हुई है। उस पोस्ट का या जगह का नाम क्या है? तो उस पोस्ट का नाम है कुमार पोस्ट। भारत की पहली महिला अधिकारी ये बन चुकी हैं जो कि सियाचिन के इस बॉर्डर पर या सियाचिन के इस 15,632 फीट के ऊंचे कुमार पोस्ट पर इनकी पोस्टिंग की गई है। ठीक है भाई। तो क्या क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड? वो पूछेंगे आपसे कि सियाचिन बॉर्डर पे पहली महिला अधिकारी जो तैनात हुई है उनका क्या नाम है? तो आपको याद रखना है क्या नाम है? शिवा चौहान। शिवा चौहान। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी अच्छी लग रही है? वीडियो अगर अच्छी लगती है तो साथ के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो वो सजेशन जरूर मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेजिएगा। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग बात करें देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है?
तो ध्यान रखना दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है, 8.3%। ठीक है, ये कब की बात है, तो ध्यान रखना ये दिसंबर की बात है। दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है 8.3%। अगर हम लोग नवंबर की बात करें तो आप ध्यान रखना नवंबर में ये बेरोजगारी दर जो है वो कितने प्रतिशत थी, 8%। और सबसे कम अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना लेटेस्ट अगर हम लोग देखें तो सितंबर में ये थी 6.43%। ठीक है, यानी अब तक की सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी दर कब यहाँ पे नोट की गई है, तो ध्यान रखना ये कहाँ या कब नोट की गई है, तो आप ध्यान रखना ये कब नोट की गई है, दिसंबर के महीने में। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट या जिसे हम लोग बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी का अनुमान कौन करता है, इसका कैलकुलेशन कौन करता है, कैलकुलेटेड बाय, इसका कैलकुलेशन कौन करता है, तो एनएसएसओ कैलकुलेशन करता है इसका। एनएसएसओ को ही नाम चेंज होके अब क्या हो गया, एनएसओ। ठीक है, एनएसएसओ का ही नाम चेंज होके क्या हो गया, एनएसओ, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा इसका कैलकुलेशन किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। बेरोजगारी जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, ठीक है, हमारे देश के लिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत की दिसंबर के महीने में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दर क्या थी, जल्दी बताओ भाई, इन्फ्लेशन की दर। और आपको क्या बताना है, WPI और CPI दोनों की इन्फ्लेशन रेट बतानी है, ध्यान रखना। WPI और CPI दोनों की इन्फ्लेशन रेट बतानी है दिसंबर महीने में। भारत में इन्फ्लेशन दर क्या है, महंगाई दर क्या थी, ये तो मैंने बेरोजगारी दर बताई है, आपको बताना क्या है, महंगाई दर बताना है। ठीक है, महंगाई दर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है, ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा भी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन किया है, कहाँ पे, तो कोलकाता में। अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का हाल ही में हीराबेन का निधन हो गया, जिनके अंतिम संस्कार के बाद अगर हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल के साथ उन्होंने एक वर्चुअल बैठक की। वर्चुअल ध्यान रखना यहाँ पे, एक्चुअली वो इस मीटिंग में पहुंचने वाले थे बट वो इस मीटिंग में पहुंच नहीं पाए क्योंकि उनकी माता जी की का देहांत हो गया और इस वजह से उन्हें वहाँ जाना पड़ा, गुजरात। और अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखना जस्ट इसके अंतिम संस्कार के बाद ही, माता जी के अंतिम संस्कार के बाद ही बंगाल को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। सौगात क्या दी है, तो 7800 करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ पे दी गई हैं। इस योजना में PM मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी, ध्यान रखना, हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा अन्य कई योजनाओं का उद्घाटन किया है। इन मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मौजूद होना था बट ध्यान रखना किसी कारणवश, और वो कारण क्या था, उनकी माता जी के देहांत होने के कारणवश वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। बट फिर भी अगर हम लोग बात करें, उनके द्वारा 7800 करोड़ रुपए की योजनाएं, प्लानिंग यहाँ पे लागू की गई और इसके लिए ये इतने 7800 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, आई थिंक ये फैक्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, भारत पे के CEO में के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में ध्यान रखना नलिनी नेगी को भारत पे के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले कौन थे, तो ध्यान रखना सुहेल समीर वैसे तो भारत पे के CEO पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटेजी एडवाइजर के तौर पर वह कंपनी के साथ जुड़े ही रहेंगे। फिलहाल नलिनी नेगी को भारत पे का अंतरिम CEO अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें, अगर आपको याद हो, शार्क टैंक में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अश्नीर ग्रोवर जिनकी बात की जाए तो वो, ध्यान रखना, भारत पे के को फाउंडर थे। को फाउंडर होने के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, बार बार अगर हम लोग देखें उनके ऊपर ये लालछन लगाया जा रहा था, किसके बिहाफ पे, तो ध्यान रखना कि भाई उन्होंने घोटाला किया है या पैसे के बिहाफ पे उनके ऊपर बार बार ये लालछन लगाया जा रहा था। इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये सुहेल समीर ने CEO के पद को संभाला था। बट अब अगर हम लोग देखें तो इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगह किसने ले ली है, नलिन नेगी ने। नलिन नेगी की बात करें तो ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये नलिन नेगी की पिक्चर है। ठीक है,
तो नलिन नेगी अब भारत पे के सीईओ के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में अगर हम लोग बात करें, नेपाल में हुए चुनाव में हाल ही में जो प्रधानमंत्री वहां पे चुने गए वो कौन थे? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनका नाम ही इतना भयानक है। ठीक है, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड की प्रधानमंत्री पद पे दावेदार, या प्रधानमंत्री बनते के साथ ही हम ये सोच रहे थे कि हमारे भारत के और नेपाल के बीच जो रिलेशन है अब और मजबूत होंगे, और इनके लगातार सहयोग से अगर हम लोग देखें तो हमें ऐसा लग भी रहा था कि ये भारत के सपोर्ट में होंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें, हमें ऐसा कुछ भी दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पोखरा में उस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है जिसे चीन की मदद से तैयार किया गया था। रविवार को खुले इस एयरपोर्ट को बड़ा संकेत माना जा रहा है, और नेपाल जो चीन का करीबी हो चुका है। अब अगर हम लोग बात करें, नेपाल चीन की ही गुणगान करता है, चाइना के ही गुणगान करता है, जबकि भारत ने कितनी उसकी मदद की, भारत कई बार उनकी मदद करता है। ठीक है, नेपाल की बात करें तो ध्यान रखना, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू। ठीक है भाई, तो ये कुछ फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा गया आपसे, वॉल्टर कनिंगम का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना वे कौन थे? एक अंतरिक्ष यात्री थे। वॉल्टर कनिंगम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के अपोलो कार्यक्रम के पहले सफल मानवयुक्त अंतरिक्ष अभिनय के चालक दल के अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जो अभी तक जीवित थे। ठीक है, लेकिन अब हाल ही में इनका भी देहांत हो गया है, इनकी भी डेथ हो गई है। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वॉल्टर कनिंगम जिनकी हाल ही में निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे अंतरिक्ष यात्री थे, ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें तो इसी बिहाफ पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है वो। फिर यहाँ पे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हमने आपके सामने यहाँ पे ये डाला है, किस राज्य ने वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनाई है? तो आप बनी है, किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? पहले अगर हम लोग समझेंगे वॉल ऑफ पीस म्यूरल है क्या, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें एक दीवार जिसके ऊपर कई अलग अलग लैंग्वेज में नक्काशी बनी हुई होती है, अलग अलग लैंग्वेज में नक्काशी बनी हुई थे, जो खासकर अगर हम लोग बात करें गुफाओं की दीवारों पे बनी हुई होती है, तो यही चीज़ यहाँ मिली है। तो अगर हम लोग बात करें हाल ही में चेरपुलासरेसी यानी केरल के गवर्नमेंट वोकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? तो केरल में। केरल में कहाँ पर? तो चेरपुलारेसी में गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस के रूप में इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो केरल में। ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। वॉल ऑफ पीस ऑफ म्यूरल क्या है? मतलब ये एक दीवार है, और इस दीवार में ये कितनी बड़ी दीवार है? ये दीवार है 700 फीट दीवार, 700 फीट दीवार। और इस 700 फीट दीवार में क्या किया गया? नक्काशी की गई है। ये वो लैंग्वेज या वो नक्काशी है जिनका इस्तेमाल करके इसको दीवार को बनाया गया है, ध्यान रखना बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, आई थिंक ये जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं आशा है आपको पसंद आ रहे होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो ध्यान रखना, भारत ने हाल ही में 32 व्यक्तियों के सदस्य समिति की अध्यक्षता करते हुए, यानी इसको विश्व स्तर पर एशियाई स्तर पर डाक संघ का नेतृत्व किया है। ठीक है, अगर हम बात करें थाईलैंड के बैंकॉक के अपने मुख्यालयों में एशियाई प्रांत डाक संघ APU का नेतृत्व संभालेंगे।
संचार मंत्रालय ने एक एशिया प्रांत डाक संघ एशिया प्रांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकार संगठन किया है और इसी के अध्यक्ष यानी हेड के रूप में भारत इस पोस्ट को संभालेगा। ठीक है भाई, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड या डाक संघ से रिलेटेड। आई थिंक ये जो हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। जेसन मू को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? जेसन मू को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखना, जेसन मू कौन है? जेसन मू को अभी हाल ही में सीईओ अपॉइंट किया गया बैंक ऑफ सिंगापुर का। बैंक ऑफ सिंगापुर का इसे हाल ही में सीईओ अपॉइंट किया गया है। बैंक ऑफ सिंगापुर की बात की जाए तो आप ध्यान रखना, ये जो बैंक ऑफ सिंगापुर है ना, बेसिकली इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 2010 में इसकी स्थापना हुई है। इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नाम से ही पता चल रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। ठीक है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? सिंगापुर में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में मिलेगा, सिंगापुर। ठीक है भाई, इसका हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में मिलेगा, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके अगर हम लोग हेड की बात करें, सीईओ की बात करें, तो अभी मैंने बताया इसका सीईओ किसे बनाया गया है? जेसन मू को। बट जेसन मू से पहले इसके सीईओ के रूप में कौन काम कर रहे थे? पहले काम कर रहे थे बहरेन सारी इसके अध्यक्ष के रूप में या सीईओ के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसका काम क्या है? ध्यान रखना, वेल्थ मैनेजमेंट। इस बैंक का मेन काम वेल्थ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस थे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये बैंक वाला क्वेश्चन जो है ना, आपके बैंक का एग्जाम की कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो आज के ये जो सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सीरीज यहीं पर ही कंप्लीट होती है। आज की इस सीरीज में हम यहीं पर विराम लगाते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें हम लोग यहाँ पे एक लिंक हमने यहाँ पे देखो डाला हुआ है, एग्जाम नीति बाई राहुल सर का। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको डिफरेंट काइंड के, जैसे जीएस के या ध्यान रखना करंट अफेयर के या और भी सब्जेक्ट के आने वाले टाइम में वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहुत जल्दी रूबरू होंगे।